नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आज सुनवाई होगी। शनिवार देर रात एसआईटी ने करीब 12 से 13 घंटे पूछताछ की लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोमवार तक के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस कांड के आरोपी अंकित दास, शेखर भारती, सुमित जायसवाल अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो आज कस्टडी रिमांड पर सुनवाई, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन और इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट भी इसे माना जाएगा आज के दिन को अगर हम बात करें। साथ ही 3 और नाम जिनकी तलाश की जा रही है। अंकित दास, इसका एक ड्राइवर चर्चा में आया था परसों, जब उसने ये जानकारी दी थी कि मैं अंकित को नेपाल छोड़कर आया हूं, और ये खबरें आई थी कि आशीष भी नेपाल गया था। एक दिन पूरे दिन ये चर्चा रही। शेखर भारती और सुमित जायसवाल वो व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी और बताया था कि किसानों के हाथ में हथियार थे, वो हमला कर रहे थे, उन्होंने किस तरह से हिंसा की, ये आरोप लगाया अपनी एफआईआर में। और बाकायदा उसने बयान दिया कि अगर आशीष मिश्रा भी गाड़ी में होते तो उनके साथ भी कोई दुर्घटना की जा सकती थी। और अपने इसी स्टेटमेंट से वो सवालों के घेरे में आया कि अगर उसे मालूम था कि कुछ ऐसा होने वाला है तो वो फिर उस रास्ते पर क्यों गए। तो जितने बयान दिए गए हैं शुरुआत में जल्दबाजी में, अब वही सबसे बड़ी बात है कि मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखीमपुर हिंसा से जुड़ा मामला है, कस्टडी रिमांड। सबसे बड़ी बात यह है, आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। आशीष मिश्रा लंबे समय तक आंख मिचौली के बाद खुद सरेंडर करते हैं, और सरेंडर इस तरह से दिखाया भी गया क्योंकि देखिए तकरीबन 24 मिनट पहले वो पहुंचते हैं, 11 बजे का वक्त था। उसके बाद से बहुत सारे सवाल। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आज सुनवाई है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। शनिवार रात एसआईटी ने करीब 12 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सोमवार तक के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस कांड के आरोपी का हम जिक्र कर रहे हैं कि उनकी तलाश है, जिसमें सुमित जायसवाल भी। उधर लखीमपुर हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। इसके मुताबिक तिकोनिया में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास का कार्यक्रम होगा कल। अंतिम अरदास में हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है। संयुक्त किसान मोर्चा के इस ऐलान के बाद प्रशासन जो है शांति से अंतिम अरदास कराने की तैयारी में जुटा हुआ है, ताकि फिर से कोई अप्रिय घटना ना हो। और इस मामले को लेकर LIU खास तौर से एक्टिव है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो ये देख रही है बाकायदा, और कि किसानों में और जो गांव हैं उसमें किस तरह जो है लोग बातें कर रहे हैं, क्या उनका मिजाज है इस वक्त, क्योंकि अब किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। पहली कोशिश, पहली चुनौती भी है ये प्रशासन के लिए। तो किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, पहले मैं आशीष मिश्रा के बारे में बात करूंगी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, रिमांड का हम जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि ये एक टर्निंग पॉइंट भी होगा। क्या अपडेट्स? देखिए, बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जीप की टक्कर से 4 किसानों की मौत हुई थी। उस मामले में बीते शनिवार को आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद जब आशीष मिश्रा ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जो टीम उनसे पूछताछ कर रही थी उसको सहयोग नहीं किया, तो उनको गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय के समक्ष में पेश किया गया था, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने, जहां उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। लेकिन इसी दौरान जो एसआईटी की टीम है उसने आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज करीब 11 बजे जिला सत्र न्यायालय में CGF कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान एसआईटी की टीम अपना ये तर्क रखेगी कि जब जांच हो रही थी तो उस दौरान जो आशीष मिश्रा हैं उन्होंने एसआईटी टीम को कई ऐसे अहम सवालों का जवाब नहीं दिया है जिसका एसआईटी को जवाब चाहिए। इसके लिए वो
कोर्ट से उनकी पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेंगे। हालांकि इस दौरान उनके वकील इस पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी जब उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जब 12 घंटे से अधिक का समय एसआईटी के पास था, तो अब वो कौन से ऐसे तथ्य उनको चाहिए जो उनको नहीं मिल पाए हैं, या फिर आशीष मिश्रा किस तरह से उनको सहयोग करे। लेकिन एसआईटी के अफसरों का कहना है कि लगातार आशीष मिश्रा गुमराह कर रहा था। वो जब घटना हुई दोपहर 2:36 से 3:30 तक की लोकेशन नहीं बता पाया है। तो ऐसे में हम उनसे जानना चाहते हैं कि उस समय वो कहां थे। जो सीसीटीवी फुटेज उनके द्वारा दिए गए थे उसमें भी उस बात की पुष्टि नहीं होती। दूसरी तरफ जो 3 अक्टूबर को हिंसा हुई है उसको लेकर एक अंतिम अरदास के कार्यक्रम का आयोजन ठीक, मैं इस पर बात कल करूंगी। बिल्कुल, किया ये जाएगा। बहुत उसमें महत्वपूर्ण है जो आपने जिक्र भी किया, क्योंकि जवाब तो देना होगा कि आप कहां थे। अगर हम सरल शब्दों में अपने दर्शकों को बताएं कि 2 से 4 बजे के बीच में कहां थे आशीष मिश्रा, इसका जवाब देना होगा। मनोज हमारे साथ है। मनोज, किसानों की बात करें, आज अंतिम अरदास का कार्यक्रम है। प्रशासन के लिए ये चुनौती भी है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको जनत बताना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को किसानों के अंतिम अरदास का प्रोग्राम किया गया। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 12 तारीख को हम अंतिम अरदास का प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद अस्थि कलश जो उनका शहीदों जिनको किसानों का जो अस्थि कलश है वो हर जिले की, यूपी के हर जिले में और हर प्रांत में ले जाएंगे, जहां जो बर्बरता किसानों के साथ है उसको बारे में बताएंगे। इसको लेकर लखीमपुर खीरी का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। पीएससी की 4 सेशन को तैनात किया गया है और जिले में जहां जहां महत्वपूर्ण जगह है, जैसे कि बीजेपी का कार्यालय है या फिर और किसानों के जो घर हैं उनके पास भी सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी गई है। हर जिले का हर बॉर्डर को पीएससी और दंगा नियंत्रण वाहन को तैनात किया गया है और हर आने जाने वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ठीक, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो किसानों की जो पूरी, अगर हम अंतिम अरदास के कार्यक्रम की बात करें तो नजर है कि कौन से वाहन आ रहे हैं, कौन से वाहन जा रहे हैं, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, सबसे बड़ी कोशिश ये है। लखीमपुर कांड को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इसी क्रम में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। इससे पहले कल ओवैसी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर बलरामपुर में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। ओवैसी ने पूछा कि आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे मोदी जी, बाबा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सरकार से पूछा कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन क्यों। लखनऊ में एनकाउंटर हुआ है। बांग्लादेशी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बांग्लादेशी बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई बदमाश भागने में सफल हुए। दरअसल ये पूरा एक गैंग था जो बांग्लादेश से आकर यहां पे डकैती करता था। मुठभेड़ में एक सिपाही रिंकू कुमार जख्मी हुआ है, जैसा हमने शुरुआत में जिक्र किया। बांग्लादेश से आकर डकैती डालने का इन पर आरोप है। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। बांग्लादेश से आके डकैती डालते हैं, पूरा गैंग है, अभी भी माना जा रहा है कुछ लोग फरार हैं। पूरी खबर बताइएगा। जी देखिए, बीते साल और उससे 1 साल पहले भी राजधानी लखनऊ में लूट और डकैती की कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें बांग्लादेशी बदमाशों का नाम सामने आया था। एक पहले भी इनके साथ एनकाउंटर हो चुका है। ये रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे आते हैं, डकैती लूट की घटनाओं को अंजाम देकर निकल जाते हैं। सर्विलांस से और मुखबिरों के नेटवर्क से लगातार पुलिस इनके ऊपर नजर रखे हुए थी। कल देर रात करीब 1:30-2 बजे की बीच की घटना है, जब डीसीपी ईस्ट की क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस की टीम ने बदमाशों के गैंग को मल्हौर रेलवे ट्रैक के पास घेर लिया। उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बांग्लादेशी बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक मामूली रूप से घायल था। इन 3 को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बताया जा रहा है करीब 5-6 बदमाश हैं जो भागने में सफल हो गए हैं। जैसा सूत्र भी बताते हैं कि आमतौर पर ठंड के सीजन और त्योहारी सीजन की आमद के साथ ही ये बदमाश बांग्लादेश से राजधानी लखनऊ और आसपास के शहरों की ओर रुख कर लेते हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे ये शहरों में दाखिल होते हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे जो बसी हुई बस्तियां हैं वहां पर लूट और डकैती की वारदात करते हैं, लेकिन इस बार प्रोएक्टिव पुलिसिंग से इनको पहले ही जवाब मिल गया है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में गोरखपुर में गिरफ्तार इंस्पेक्टर जयंत सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। एसआईटी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को देर रात स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
गोरखपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर जुएन सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को कल शाम गिरफ्तार किया था। इंस्पेक्टर और दारोगा को बाद में एसआईटी के सुपुर्द किया गया, जहां रामगढ़ ताल थाने पर एसआईटी ने गिरफ्तार इंस्पेक्टर जुएन सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा से घंटों पूछताछ की। अब आगे की कार्रवाई ये होनी है कि कल आज रिमांड होगा, कल बेल सीएम का मूव किया जाएगा, फिर वहाँ से सेशन कोर्ट में मूव किया जाएगा बेल, फिर जो विवेचना के में तथ्य हैं उसके अकॉर्डिंग बेल की तैयारी की जाएगी। अभी आप जमानत के लिए अर्जी देंगे? अभी लोअर कोर्ट में डालेंगे। देवरिया के खामपाड़ थाना क्षेत्र में हुई 2 लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी हुई 2 मोबाइल और बाइक बरामद किए, साथ ही 63,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी बदमाश बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और ये देवरिया जिले में घटना को अंजाम देने के बाद बिहार में भाग जाते थे। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। 11 अक्टूबर 1902 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। नारायण एक समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। साल 1999 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। नारायण को उनके समाज के प्रति सेवा भावना को देखते हुए साल 1965 में मैक्सिस पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं बिहार में सारण के सिताबदियारा में जन्मस्थान होने के कारण पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। ट्वीट में सीएम ने लिखा, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लोकनायक, भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊंचाइयां प्रदान करता जेपी का संपूर्ण जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टार्लिंग एंड विल्सन में हिस्सा खरीदेगी। रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी RNESL इसमें 40% हिस्सा खरीदेगी। RNESL शापोरजी पालोनजी एंड कंपनी से 375 रुपये प्रति शेयर पर 1,84,00,000 शेयर खरीदेगी। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने स्टार्लिंग एंड विल्सन का स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर स्वागत किया। कहा, नए एनर्जी प्लेटफॉर्म के लिए ये पार्टनरशिप अहम है और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर हमारे सोलर वैल्यू चेन का अहम हिस्सा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपना 75वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहा है। इस मौके पर आइए आपको दिखाते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। उन्नीस के विज्ञापन की यह तस्वीर बताती है कि अमूल की पैनी नजर राजनीति पर भी रहती है। इमरजेंसी के बाद 1977 में बुरी तरह हारने पर इंदिरा गांधी ने 1978 में कांग्रेस आई पार्टी बनाई। आई का मतलब था इंदिरा। कांग्रेस आई पार्टी ने नए चुनाव चिन्ह के तौर पर हाथ को चुना। आज तक कांग्रेस इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती है। अमूल ने इस विज्ञापन में संदेश दिया कि हर हाथ में उसका ही शुद्ध मक्खन है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।